नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स करेंगे। आप नोट जरूर करिएगा। कुछ तो ऐसे होंगे वन वर्ड आप नोट करोगे और आपको ध्यान रहेंगे। जब भी आप देखोगे आपको रिवाइज हो जाएंगे। कुछ के लिए आपको ज्यादा एक्स्ट्रा नोट करना होगा, स्क्रीनशॉट भी रखना होगा, टाइम टू टाइम आपको वीडियो भी देखने होंगे। मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो कंप्लीट है। कोई भी टॉपिक है किसी भी राइटर का लिया है तो वो कंप्लीट है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। द रेनेसा, ये जो टर्म रेनेसा है ये मैंने पढ़ाया हुआ है शेक्सपियर के प्लेस में। एक बार शॉर्ट में बतलाऊंगा फिर आगे के टर्म्स में आपको समझाऊंगा। रेनेसा मींस क्या हो गया? पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण नाम क्या है? पुनर्जागरण मींस पहले कोई जो था वो एक समय था यूरोप में जब बहुत तरक्की कर रहा था। उसके बाद में आई डार्क एज, जब यूरोप में जो था सारी चीजें होना बंद हो गई। एक नए विचार जो थे, जो खोज थी वो बंद हो गई। यूरोप पीछे पहुंच गया। और बाद में फिर यूरोप ने तरक्की करनी शुरू करी तो वो हुआ पुनर्जागरण काल, रेनेसा। ये जो रेनेसा है इसकी स्टार्टिंग अगर हम कहें तो यूरोप में इटली से हुई थी। 14 सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक्सप्लोर करने की चीजें जो थी वो ज्यादा बड़ी लोगों के अंदर की। अब हमें ये खोजना है, हमें ये चीज बनानी है। और ये जो था 17 सेंचुरी तक रहा। अगर हम 14 सेंचुरी से पहले तक देखें तो यूरोप में एक डार्क एज रही। उस समय अरब सिविलाइजेशन ज्यादा आगे थी और यूरोप जो था पीछे था। और बाद में यूरोप में जब रेनेसा आया तो यूरोप तरक्की में बहुत आगे निकल गया और अरब वर्ल्ड जो था वो पीछे रह गया। अगर हम बात करें ये जो टर्म है ये कहां से लिया गया है, तो एक इतिहासकार थे फ्रेंच, जूल्स मिशेलेट। उन्होंने बुक लिखी थी हिस्ट्री डे फ्रांस। पब्लिश हुई थी ये 1855 में। इसमें रेनेसा वर्ड को यूज करा गया था। इसका मतलब क्या? रेनेसा का पुनर्जागरण काल, इंग्लिश में क्या हो गया? रीबर्थ रिवाइवल। ठीक है, रीबर्थ रिवाइवल या फिर री अवेकनिंग। यहां पे दोबारा बतला दे रहा हूं कि एक जो पुराने समय था जब यूरोप बहुत तरक्की कर रहा था, उस समय जो राइटर्स थे, जो बड़े राजा थे, उसके बाद में क्या हुआ? एक समय आया जब यूरोप पीछे पहुंच गया। तो जब ये रेनेसा आया तो पुराने जो राइटर्स थे, होमर, उनकी किताबों को पढ़ा गया। जो मिथोलॉजी थी, क्लासिकल मिथोलॉजी, उनको स्टडी करा गया और नई नई चीजें डिस्कवर करी गई। इस समय रेनेसा के दौरान जो ह्यूमन बॉडी थी उसको एक्सप्लोर करा गया। ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लोर करने से मतलब है कि पेंटिंग्स बनाई गई, अलग अलग तरीके से बनाई गई। जो नियम कायदे कानून थे चर्च के उनको ताक पर रख दिया गया, उनको फॉलो नहीं करा गया। नए रास्ते खोजे गए। मान लो यहाँ पे जाना है तो इसका दूसरा रास्ता कौन सा होगा? मान लो यहाँ पे अगर हमें जो है कोई जाने ना दे तो दूसरा पैरेलल रास्ता कौन सा होगा? तो ये सारी चीजें जो थी, जो एक स्पिरिट थी एक्सप्लोर करने की, ये रेनेसा के दौरान काफी बढ़ी। जैसा बतलाया था इटली में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी वजह थी कॉन्स्टेंटिनिपोल। कुछ और फैक्टर्स थे इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से रेनेसा आया। कॉन्स्टेंटिनिपोल जो है ये टर्की में है। उस समय जो टर्की था वहां पे क्रिश्चियन राजा सब लोग जो थे, क्रिश्चियन साम्राज्य था। बाद में ऑटोमन सुल्तान उसने अटैक करा और कॉन्स्टेंटिनिपोल को जीत लिया। अब जितने भी ईसाई थे वहां के पढ़े लिखे कॉन्स्टेंटिनिपोल के, उन्हें भागना पड़ा वहां से। 1453 में ही अटैक हुआ था। उन्हें वहां से भागना पड़ा और वो सब इकट्ठा हुआ इटली में। जब सारे पढ़े लिखे इकट्ठा इटली में हो गए तो उन्होंने दिमाग लगाना शुरू करा, नई नई खोजें करनी शुरू करी। अब हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? हर चीज में एक एक्सप्लोर करने की स्पिरिट बढ़ी। तो इटली में इसकी शुरुआत हुई। एक और कारण था जिसने रेनेसा को बढ़ाया था, वो था प्रिंटिंग प्रेस का बनना। जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस को इजाद करा गया। अब प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ? किताबें सस्ती हो गई। किताबें जो थी इकट्ठा पब्लिश हो रही थी, उन्हें कोई भी पढ़ सकता था। अब लिटरेसी रेट बढ़ने लगा यूरोप का। इस वजह से भी रेनेसा स्पिरिट जो थी वो काफी तेजी से लोगों के अंदर फैली। अगर हम बात करें इंग्लैंड की तो 1500 के दौरान काफी लेट आया। और जब आया इंग्लैंड में तो बहुत तेजी से हुआ। इंग्लैंड ने बहुत तेजी से तरक्की करी। हेनरी एर्थ के समय इसकी शुरुआत मानी आती है। हेनरी एर्थ के समय अगर हम रेनेसा की बात करें इंग्लैंड में तो 1500 से लेकर 1660 का जो पीरियड है इसे हम रेनेसा कहते हैं। रेनेसा को अर्ली मॉडर्न कहा गया है। अर्ली मॉडर्न मीन्स ये क्या है? एज, मॉडर्न एज। अर्ली मॉडर्न रेनेसा मीन्स इसकी शुरुआत जो है मॉडर्न एज की वो मानी गई है, अर्ली मॉडर्न। क्योंकि उस समय एक्सप्लोर करने की चीजें जो थी वो एकदम से हुई तो उसे अर्ली मॉडर्न कहा गया। इसको चार पार्ट में डिवाइड करा जाता है रेनेसा को। फर्स्ट, द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज को बताने की जरूरत नहीं, शेक्सपियर के ज्यादातर प्लेस लिखे गए थे। एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ ड्रामा भी कहते हैं। इसके अलावा एलिजाबेथन एज की अगर हम बात करें तो ये मैनहुड ऑफ रेनेसा है। रेनेसा के जो एज थी उसमें सबसे तरक्की वाली एज यही थी। एफ्लोरेसेंस ऑफ रेनेसा, रेनेसा की जो
एक ज्योति कह सकते हैं, वो इस समय सबसे तेज जल रही थी। अलग अलग वर्ड यूज करे जाते हैं, कई बार जो वर्ड यूज करे जाते हैं उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पता होना चाहिए। इसके बाद में जैकोबियन एज। जैकोबियन एज के समय जो राजा था वो जैकब फर्स्ट से 1603 से 1625 तक। इसके बाद में आई कैरोलाइन एज, ये चार्ल्स फर्स्ट राजा थे। और बाद में कॉमनवेल्थ पीरियड, इस समय कोई इंग्लैंड का राजा नहीं था। तो ये रेनेसा की एज है, जिसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिवेंज ट्रेजेडी। इसका दूसरा नाम है रिवेंज ड्रामा, रिवेंज प्ले। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसका ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, खून खराबे वाला प्ले, रिवेंज प्ले। इसमें क्या होता है, जो प्रोटेगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो बदला लेता है, उसके साथ में कुछ बुरा हुआ है या उसके परिवार के साथ में कुछ बुरा हुआ है, और उसके जिंदगी का एक मकसद है बदला लेना। फिर ट्रेजेडी में पता खून खराबे में खत्म होती है, तो इसमें भी खून खराबे में खत्म होगी, लेकिन इसका मेन मकसद होता है बदला। ये जो रेवेंज प्ले होते हैं या कहें ट्रेजेडी ऑफ ब्लड होते हैं, ट्रेजेडी ऑफ ब्लड में आपको रिवेंज मिलेगा, बदला मिलेगा, वायलेंस, खूब खून खराबा मिलेगा, और मोरल करप्शन मिलेगा, नैतिक करप्शन। जो विलन होगा वो बहुत ज्यादा करप्ट होगा, अपने एम उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये जो अगर हम कहें रिवेंज प्ले या ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, ये किस समय ज्यादा पॉपुलर हुए, तो एलिजाबेथन एज और जैकोबिन एज, इस समय जो थिएटर में ड्रामा परफॉर्म करे गए उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, क्योंकि जो ड्रामाटिस्ट थे उन्होंने, एक लोगों को होता है ना कि खूब खून खराबा दिखाना, तो स्टेज में जो होता है इस तरीके के सीन्स दिखाए गए, जैसे लड़ते हुए दिखाना। ये काफी जैकोबिन एज और एलिजाबेथन एज में काफी इस तरह के ड्रामा लिखे गए, रिवेंज प्ले। अगर हम बात करें इनकी शुरुआत, तो एक रोमन आर्टिस्ट से, कहें तो इटली के एक आर्टिस्ट से, सेनेका, सेनेका ने कुछ प्लेस लिखे थे जिन्हें हम ट्रेजेडी ऑफ ब्लड कह सकते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड की बात करें तो थॉमस किड, थॉमस किड ने एक प्ले लिखा था द स्पेनिश ट्रेजेडी। नाम से पता लग रहा है ये कहानी है स्पेन के राजा की, जिसमें काफी खून खराबा होता है, बदला लेने की कहानी है। तो इसको शुरुआती इंग्लिश प्ले माना गया है, जो ट्रेजेडी ऑफ ब्लड के पैटर्न पे लिखा गया है। शेक्सपियर के प्ले में अगर हम बात करें तो कौन सा प्ले, मैकबेथ नहीं है, मैकबेथ में बदला लेने वाली चीज नहीं थी, ट्रेजेडी थी, लेकिन बदला नहीं लेना था। हैमलेट, हेमलेट का अगर देखें तो मेन उद्देश्य क्या था, बदला लेना, और काफी खून खराबा इसमें दिखाया हुआ है, तो ये ट्रेजेडी ऑफ ब्लड का एग्जाम्पल है। इसमें चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर अगले का स्क्रीनशॉट अभी ले लेना आप। आगे बढ़ते हैं। राइम रॉयल, भाई राइम रॉयल और दूसरा नाम है चौसेरियन स्टैंजा। राइम से रॉयल का मतलब क्या है, राइम होगा, और रॉयल मीन्स शाही, राजा से रिलेटेड है। और चौसेरियन स्टैंजा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत करी थी जेफरी चौसर ने, सबसे पहले इसको यूज करा था। 7 लाइन के होते हैं ये, और राइमिंग स्कीम होती है ए बी ए बी, इस तरह से राइमिंग स्कीम आपको मिलेगी। चौसर ने सबसे पहले एक बहुत ही इनका वर्क था, नैरेटिव पोम थी ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, इसमें यूज करा था फर्स्ट टाइम राइम रॉयल या चौसेरियन स्टैंजा को। बाद में पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में यूज करा। कैंटरबरी टेल्स में कुछ स्टैंजा जो थे वो भी राइम रॉयल या कहें चौसेरियन स्टैंजा में लिखे गए। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें राइम रॉयल, तो ये नाम कैसे पड़ा, भाई चौसरियन स्टैंजा समझ में आया कि चौसर ने जो था इसे फर्स्ट टाइम यूज करा। राइम रॉयल नाम कैसे पड़ा, इस समय जो स्कॉटलैंड के राजा थे जेम्स फर्स्ट, ये खुद एक पोएट थे, जेम्स फर्स्ट। और जेम्स फर्स्ट ने एक वर्क लिखा था द किंग स्क्वायर, राजा ने कोई वर्क लिखा, तो उसी वजह से एक नाम पड़ गया राइम रॉयल, रॉयल क्योंकि राजा ने एक वर्क लिखा था चौसरियन स्टैंजा में, तो नाम पड़ गया राइम रॉयल। शेक्सपियर का एक पोम है रेप ऑफ लुक्रेस, इसमें भी राइम रॉयल में लिखी गई है, तो आप इसको लिंक करना राइम रॉयल आर, आर आर आर, ठीक है, आर आर आर, रेप ऑफ लुक्रेस जो है वो राइम रॉयल में लिखी गई है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एग्जाम में पूछा भी गया था। मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में इस वजह से नहीं करा रहा हूं ये जितनी चीजें, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में कराऊंगा तो जो चीजें वो क्लियर नहीं होती पूरी, तो मैं पूरा पूरा एक बार टर्म समझा रहा हूँ, बाद में जब मेरे पूरे ये जो टर्म्स कंप्लीट हो फिर मैं थोड़ा एमसीक्यू फॉर्मेट में समझाऊंगा। नेक्स्ट है, इसको मैं छोड़ रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, राइजिंग रिदम और फॉलिंग रिदम। राइजिंग रिदम से मतलब क्या है, देखो रिदम जो होती है वो सुर जो होते हैं वो ऊंचे नीचे होते हैं, ठीक है, जैसे कहीं आप लय हल्के बोलोगे, कहीं तेज बोलोगे, ठीक है, कहीं पे आप जोर दोगे स्ट्रेस दोगे, कहीं पे अनस्ट्रेस्ड रखोगे, तो ये जो होता है एक रिदम होती है। अब राइजिंग रिदम से मतलब क्या हो गया कि मान लो ये एक है,
पेंटामीटर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो सिलेबल है, तो पहला सिलेबल हो गया अनस्ट्रेस्ड और दूसरा हो गया स्ट्रेस्ड। तो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड मींस राइजिंग रिदम, जो वर्ड है वो खत्म होना चाहिए राइजिंग में, स्ट्रेस पे खत्म होना चाहिए, तो वो होता है राइजिंग रिदम। जैसे एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में अगर मैं कहूं तो अटेम्प्ट, अटेम्प्ट में ए हल्के बोल रहा हूं, अनस्ट्रेस्ड अटेम्प्ट, और इसको तेज बोला अटेम्प्ट स्ट्रेस्ड, तो ये राइजिंग रिदम है। तो राइजिंग रिदम जो होती है वो खत्म होती है स्ट्रेस्ड पे, मींस एक्सेंट पे खत्म होती है। दूसरा हो गया फॉलिंग रिदम, ये अपोजिट हो गई। इसमें जो खत्म होगी रिदम, पहले आएगा स्ट्रेस्ड और फिर आएगा, पहले आएगा स्ट्रेस्ड फिर आएगा अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड पे खत्म होती है। तो फॉलिंग रिदम में पहले स्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड आएगा, अनस्ट्रेस्ड पे खत्म होगी। जैसे अगर हम कहें तो वाटर, वाटर, अब मैं वाटर को कहूं तो वाटर, इसको मैंने स्ट्रेस करा, इसको अनस्ट्रेस कर दिया, वाटर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कम रख रहा हूं, ठीक है, मुझे एक रिदम बिठानी है किसी चीज से और मैं इसको कम स्ट्रेस कर रहा हूं, वाटर, तो आर जो है मैंने बहुत हल्के बोल दिया, तो ये अनस्ट्रेस्ड है। फॉलिंग रिदम होती है जब दूसरा जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड हो। आगे बढ़ते हैं, रोडोमेंटेड, प्रोनाउंसिएशन है रोडोमेंटेड। देखो रोडोमेंटेड वर्ब है, इसका मतलब होता है डींग मारना, ठीक है। इसका ब्रैग, पोस्ट मीनिंग भी होता है, और नाउन भी है, टॉक या बिहेवियर, बात या व्यवहार जब बोस्टफुल हो, बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, तो उसे भी हम जो है रोडोमेंटेड कहते हैं। सिंपल सा वर्ड है, लेकिन लिटरेचर में कहीं कहीं इस वर्ड को यूज करा जाता है, हम कभी भी लिखने में यूज नहीं करते, मैं कभी यूज नहीं करूंगा इसे, ठीक है। बोस्ट करूंगा, ब्रैग करूंगा, कभी ये यूज नहीं करूंगा, टॉल टॉक कर लूंगा, ये कभी यूज नहीं करा जाता, लेकिन लिटरेचर में कहीं कहीं यूज करा गया है, तो इस वजह से लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो वर्ड लिया गया है, ये एक रोमन एपिक पोम है, रोम में लिखा गया था, ऑर्लैंडो, उससे एक करेक्टर से लिया गया है रोडोमेंटेड, जो बहुत ही शेकी बगाड़ता था। आगे बढ़ते हैं, रोमांस। भाई रोमांस का मीनिंग पता होगा, प्रेम प्रसंग, लेकिन इसके मीनिंग थोड़ा लिटरेचर के क्षेत्र में बदल भी जाता है। एक इसका मीनिंग है फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और मिस्ट्री, एक्साइटमेंट या रहस्य की भावना, एक्साइटमेंट या रहस्य की भावना, कुछ कुछ एडवेंचर जैसा हो गया। यहां पे एक सेंटेंस देखते हैं, ही लव्स द रोमांस ऑफ ट्रेवलिंग, उसे जाने का, ट्रेवलिंग का रोमांस पसंद है, ऑन अ स्टीम इंजन, भाप वाले इंजन पर जाने का रोमांस पसंद है, मीन्स भाप वाले इंजन पर जाने का एडवेंचर पसंद है, थोड़ा एडवेंचर से कम हो गया। तो रोमांस भी होता है, मीन्स एक्साइटमेंट या रहस्य की भावना। एक दूसरा मीनिंग है इसका रोमांस का, अ स्टोरी अबाउट लव, जो प्रेम वाली कहानी होती है उसे भी हम रोमांस कहते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे रोमांटिक स्टोरी, लव स्टोरी, रोमांटिक, गलत लिख दिया, रोमांटिक स्टोरी, ठीक है, रोमांटिक स्टोरी। अब रोमांटिक एडजेक्टिव है, नाउन हो गया रोमांस, मींस अ स्टोरी अबाउट लव। इसे एक बार देख लो। आगे बढ़ते हैं अब हम, रोमांटिक ट्रेजेडी। भाई अभी बताई थी ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, अब रोमांटिक ट्रेजेडी क्या होगी भाई, ये ऐसा होता है, ये जो जॉनरा होती है अलग अलग डिवीजन होती रहती है, और कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि रोमांटिक ट्रेजेडी की जो है वो किससे मैच कर रही है। अब आपको मैच करनी है, तो पहले एक चीज देखो, क्लासिकल ट्रेजेडी कौन सी होती है। क्लासिकल ट्रेजेडी होती है जो जो थ्री यूनिटीज हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन, प्लेस और टाइम। एक्शन मीन्स जो प्ले है वो एक ही जगह हो, ये नहीं कि कभी फ्रांस में कभी जर्मनी में हो जाए। टाइम, टाइम ज्यादा लंबा ना खींचे कि एक साल तक खींच रहा है, एक दिन में हो जाए कंप्लीट। और दूसरा जो है टाइम एक्शन, ठीक है। और एक चीज हो गया कि इसमें जो प्लॉट है, प्लेस टाइम एक्शन, ये सब चीजें जो होती हैं इनको फॉलो करे, ठीक है। तो ये ट्रेजेडी जो थ्री यूनिटीज होती है इनको फॉलो कराया जाता है। अब जो ये है रोमांटिक ट्रेजेडी, इन ये नॉन क्लासिकल होती है, इनमें थ्री यूनिटीज जो होती हैं, ना टाइम को फॉलो करा जाता, ना प्लेस को फॉलो करा जाता, ना एक्शन को फॉलो करा जाता। जो थ्री यूनिटीज है, एक्शन, एक्शन से मतलब हो गया कि प्लॉट एक ही होना चाहिए कहानी, ये नहीं कि तीन चार प्लॉट चल लो। तो ये नॉन क्लासिकल होती हैं, इनमें थ्री यूनिटीज को फॉलो नहीं करा जाता, ध्यान रखिएगा, थ्री यूनिटीज को फॉलो नहीं करा जाता, ये नॉन क्लासिकल होती हैं। दूसरा, ये जो ट्रेजेडीज होती हैं, रोमांटिक ट्रेजेडी,
इनका स्ट्रक्चर लूज होता है भाई, जब थ्री यूनिटीज को फॉलो नहीं करा जाएगा तो स्ट्रक्चर लूज हो जाएगा, कहानी जो होती है वो लंबी खिंचेगी, है ना, 1 साल 10 साल की भी हो सकती है। और इसमें ह्यूमर भी मिलेगा आपको, कॉमेडी भी मिलेगी। शेक्सपियर के जो प्लेस थे, एलिजाबेथन प्लेस जो है ज्यादातर वो रोमांटिक ट्रेजेडी में, जो ट्रेजेडी है वो रोमांटिक ट्रेजेडी है। जो एलिजाबेथन एज थी उस समय जो ट्रेजेडी लिखी गई है वो रोमांटिक ट्रेजेडी है, क्योंकि आप कोई प्ले पढ़ो शेक्सपियर का, हैमलेट, तो हैमलेट में पोर्टर सीन है, उसमें थोड़ा सा जो है पोर्टर सीन है, मैकबेथ में पोर्टर सीन है, मैकबेथ में जो पोर्टर सीन उसमें कॉमिक एलिमेंट आ गया है, हैमलेट में भी बीच बीच में थोड़े से कॉमिक एलिमेंट है। तो ये जो चीजें होती हैं कॉमिक एलिमेंट वाली, ये एक तरीके से नॉन क्लासिकल ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी में मिलेंगी। जो एलिजाबेथन एज में ट्रेजेडी लिखी गई है वो रोमांटिक ट्रेजेडी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें कॉमिक और एक तरह से जो खून खराबा है, जो सीरियस है, उसको मिला दिया गया। तो ये एक तरह से नॉन क्लासिकल ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी जो है वो एलिजाबेथन एज में होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रनिंग रिदम, ये जो रनिंग रिदम है ये हाल फिलहाल में ही कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ है। और जब ये स्टार्ट हुआ देखो पोएट्री जो है अब अपने उस चीज पे नहीं है, पीक पर नहीं है, तो इसको अब हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ एक अच्छा था, लेकिन ज्यादा इसे यूज नहीं करा जा सकता क्योंकि खुद पोएट्री कौन लिख रहा है। रनिंग रिदम की बात करें तो इसकी शुरुआत इससे पहले यूज करा गया है, लेकिन इसको जो पॉपुलर या कहें एक नई डायरेक्शन दी वो जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने दी थी। जेरार्ड मैनली हॉपकिंस जो थी इन्होंने इसकी शुरुआत करी, कह सकते हैं इनको यूज करा। और ये एक तरीके की यूजुअल रिदम है। यूजुअल रिदम से मतलब क्या हो गया कि जबरदस्ती की रिदम नहीं है कि आपको बिठानी है। जैसे हम होता है ना आयम्बिक पेंटामीटर है 1 2 3 4 5, अब अनस्टेज स्टेज एक पैटर्न चलता है, अनस्टेज स्टेज अनस्टेज स्टेज अनस्टेज स्टेज, तो एक पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हो ना, यूजुअल रिदम तो नहीं रही, यूजुअल रिदम खत्म हो गई। यूजुअल रिदम जब होती है जो आपकी नेचुरल रिदम हो, जब बोल रहे हो वही रहे, इसके हिसाब से ना हो, तो ये एक यूजुअल रिदम होती है, नेचुरल रिदम होती है। अब जब नेचुरल रिदम होगी तो हो सकता है कि अनस्ट्रेस्ड जो है वो ज्यादा रहेगा, तो इसमें अनस्ट्रेस पे ज्यादा फोकस करा जाता है। ये एक रिदम है जिसको मेजर करा जाता है मेट्रिकल फीट। जो मेट्रिकल फीट है जैसे आयम्बिक पेंटामीटर 5 फीट होते हैं, इसमें 2 या 3 सिलेबल्स होंगे। जैसे पेंटामीटर में जो था आयम्बिक पेंटामीटर 2 सिलेबल होते हैं, इसमें 3 सिलेबल, 2 या 3, यहाँ पे अनस्ट्रेस्ड है 2 सिलेबल है, हो सकता है 3 सिलेबल हो। और ओकेजनल कभी कभार एक्स्ट्रा अनएक्सेंटेड सिलेबल होगा, अनएक्सेंटेड मींस अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक नेचुरल होती है, यूजुअल रिदम होती है, इस वजह से इसमें एक्स्ट्रा अनएक्सेंटेड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। जबरदस्ती का ये नहीं कि स्ट्रेस ही देना है कि इस तरह से होना ही होना है, तो ये एक यूजुअल रिदम की तरह वर्क करती है। अगर हम बात करें रनिंग रिदम तो ये अपोजिट होती है स्प्रंग रिदम की, इसकी अपोजिट होती है। स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। रन ऑनलाइन, देखो नाम से पता लगा रन ऑनलाइन, ठीक है, रन ऑनलाइन एक वर्ड में नोट हो जाएगा। इंजैममेंट भी कहते हैं, इंजैममेंट, रन ऑनलाइन मींस जब आपने एक लाइन पढ़ी पोम की, जहां पे कोई जो है पंक्चुएशन नहीं आया, कोई कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं आया, और इसका मीनिंग भी कंप्लीट नहीं है, अब आपको लाइन का मतलब समझना है, आप दूसरी लाइन भी पढ़ोगे, इसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ, तीसरी लाइन पढ़ो, इसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आया, इसमें पढ़ा, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स भी आ गया और लाइन का मीनिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये जो है एक रन ऑन लाइन है। आपको पूरा मीनिंग निकालने के लिए एक लाइन नहीं पढ़नी, कपलेट में क्या होता है पूरा मीनिंग 2 लाइन में निकलता है। रन ऑन लाइन में जो मीनिंग होता है वो कितनी भी लाइनों में कंप्लीट हो सकता है, 3 लाइन में हो सकता है, 4 लाइन में हो सकता है, 5 लाइन में हो सकता है, 6 लाइन में हो सकता है, ज्यादा लाइन में भी मीनिंग कंप्लीट हो सकता है, और बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होगा। जब पंक्चुएशन मार्क आ जाएगा फुल स्टॉप कॉमा तो उससे समझ जाएंगे हम कि यहाँ पे मीनिंग पूरा कंप्लीट हो रहा है। आप खुद भी मीनिंग निकालोगे तो पूरी एक बात कंप्लीट हो गई होगी, मीन्स पूरा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा नीचे तक, चाहे वो 5 लाइन में 10 लाइन में हो। तो रन ऑन लाइन जो होती है इंजॉयमेंट इसे कहते हैं। ये एक तरीके से इसमें नेचुरल पॉज या पंक्चुएशन जो होता है वो नहीं आता, और जब आता है, जब पूरा मीनिंग कंप्लीट हो जाता है तब आता है। इसका देखते हैं यहां पर, यहां से ये लाइन शुरू हुई 3 लाइन की और यहां पे जाकर पंक्चुएशन आ गया फुल स्टॉप। अब इसके लाइन को पढ़ेंगे पूरा मीनिंग नहीं निकलेगा, फिर दूसरी को पढ़ना पड़ेगा, तीसरी पढ़ेंगे तो पूरा एक मीनिंग कंप्लीट हो गया। तो ये रन ऑन लाइन का एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैटेनिक स्कूल, भाई पहले देखते हैं सैटेनिक। सैटेनिक वर्ड बना है सैटन से, सैटन मीन्स शैतान, स्कूल मीन्स ग्रुप ऑफ पोएट्स।
तो ये जो पोएट्स थे उनको शैतान, सैटन से कंपेयर करा गया, शैतान के अनुयायियों से। और ये ग्रुप ऑफ पोएट्स, कुछ ग्रुप ऑफ पोएट्स है जिनमें दो मेन पोएट्स है, बाकी कुछ और थे लेकिन दो मेन है। तो सैटेनिक पोएट्स इन्हें कहा गया, सैटेनिक स्कूल, अलग अलग नाम है, सैटेनिक स्कूल, सैटेनिक पोएट्स। और ये रोमांटिक पोएट्स थे, कुछ रोमांटिक पोएट्स थे जिनमें दो मेन थे, ये रोमांटिक पोएट्स है कुछ। अगर हम बात करें तो इन्हें कहा क्यों किया गया, इनके जो वक्स थे उन वक्स में एक विद्रोह की भावना थी, समाज का जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके ऊपर कटाक्ष करा गया था कि ये चीज गलत है, जिसको तुम सही मान रहे हो ये चीज गलत है बिल्कुल। तो एक तरह से इनको क्रिटिसाइज करा गया था कि ये जो है शैतान, इनके जो विचार हैं शैतान से मिलते जुलते हैं। अगर इनके वर्क्स को पढ़ें तो इसमें जो है रेडिकल व्यूज मिलेंगे, रिबेलियस विद्रोही व्यूज मिलेंगे, इंडिविजुअलिज्म की बात होगी, अपनी बात हुई होगी, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, कायदे कानून, उनके खिलाफ बात कर रही हो कि भाई ये जो तुम सोचो गलत है। और रिलीजन को क्रिटिसाइज करा होगा, मोरालिटी, नैतिकता पर भी प्रहार करा होगा, रिलीजन के काफी खिलाफ रहे होंगे। इस वजह से ना सैटन स्कूल या सैटन पोएट्स कहा गया। रोमैंट रॉबर्ट साउदी जो एक पोएट थे, पोएट लॉरेट भी थे, राजकवि भी थे, उन्होंने ये टर्म कॉइन करा था। एक वर्क लिखा था इन्होंने, अ विजन ऑफ जजमेंट। अ विजन ऑफ जजमेंट में रॉबर्ट साउदी ने फर्स्ट टाइम लॉर्ड बायरन को सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्स में रखा था, लॉर्ड बायरन को रखा था। बाद में जब लॉर्ड बायरन को रखा गया तो बाद में जैसे होता है कि पढ़ा गया भाई लॉर्ड बायरन जैसे विचार जो हैं ये पर्सी बिश शैली के भी हैं। तो पर्सी बिश शैली भी जो है ये भी एक तरह से कह सकते हैं सैटेनिक स्कूल के पोएट हैं, क्योंकि दोनों के विचार ही रेडिकल थे, दोनों ही जो है चर्च के खिलाफ थे, जो उस समय की नैतिकता थी उसके खिलाफ थे। तो इस वजह से इन्हें सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्स में रखा गया। इसके अलावा कुछ और थे लेकिन दो ये मेजर है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है स्कैंसन। देखो इसका एक मीनिंग नोट कर लो, मात्राओं का विश्लेषण, और एक कर लो स्कैनिंग। पोएट्री से रिलेटेड है ये। अगर अब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको कभी भी समझ में आ जाएगा। मात्राओं का विश्लेषण से मतलब क्या है, एक लाइन आपको दी गई, अब कहा कि जरा इसको जो है डाइसेक्शन करो, बायोलॉजी में होता है, इसका जरा जो है थोड़ा सा बताओ इसमें कौन सा मीटर है। अब जो लाइन है उसको आपने जो है अपने हिसाब से तोड़ोगे अलग अलग, ठीक है, देखोगे स्ट्रेस कहाँ हो रहा है, अनस्ट्रेस कहाँ हो रहा है, रिदम बिठाओगे। तो यहाँ पे स्कैंसन से क्या होता है कि इसमें मीटर को देखा जाता है लाइन के कि कौन सा मीटर, आपको नहीं पता, आप बाद में उसको जो है देखोगे, पोस्टमार्टम करोगे, मीटर देखो कौन सा है, राइमिंग स्कीम कौन सी यूज हुई है, स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो हुआ स्टेंजा में। तो जब बाद में आप स्कैंसन कर लो तो आप बताओगे कि भाई ये जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो होता है राइमिंग स्कीम ये वाली जो है, और आयम्बिक पेंटामीटर इसमें जो है स्ट्रेस अनस्ट्रेस इस तरह का यूज करा गया है, इसमें 5 फीट है। फिर कहोगे भाई ये वाली राइमिंग स्कीम ऐसे ऐसे मिल रही है, इसका मतलब जो है ये वाला है, स्पेंशन स्टेंजा राइम रॉयल कोई सा भी है। तो आपने स्कैंसन के जरिए मात्राओं का विश्लेषण या कहें स्कैनिंग के जरिए स्कैन करा, स्कैंसन स्कैनिंग के जरिए आपने जो पोम है उसके बारे में पता लगाया कि कौन सा इसमें मीटर यूज हुआ है, कौन सी इसमें राइमिंग स्कीम यूज हुई है, और कहाँ पे स्ट्रेस या अनस्ट्रेस कैसे यूज हुआ है। तो इसे हम कहते हैं स्कैनिंग, या फिर कह सकते हैं स्कैंसन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं अब हम। सेंटिमेंटल कॉमेडी, भाई ये लास्ट है। सेंटिमेंटल कॉमेडी, सेंटिमेंटल भावुक कॉमेडी। पहली बात तो ये है इसमें कॉमेडी कम होती है क्योंकि सेंटिमेंट ज्यादा होते हैं, भावुक, ठीक है। तो नाम कॉमेडी है, सेंटिमेंटल कॉमेडी, लेकिन कॉमेडी कम मिलेगी। ऐसा था एक रेस्टोरेशन एज थी, रेस्टोरेशन एज मैंने बताया हुआ है 1660 में चार्ल्स सेकंड को राजा बनाया गया। अब जब चार्ल्स सेकंड राजा बने तो पहले सिविल वॉर हो चुकी थी, जब राजा बने तो उस समय जो प्लेस लिखे गए वो थोड़े वल्गर किस्म के थे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, थोड़ा वल्गर किस्म के थे। तो उसके खिलाफ में एक खास तरीके की कॉमेडी जो थी वो उभरी, जिसको कहा गया सेंटिमेंटल कॉमेडी। ये जो सेंटिमेंटल कॉमेडी थी ये किस चीज के खिलाफ थी, जो इमोरल टोन थी, जो उस समय प्लेज लिखे जा रहे थे कॉमेडी ऑफ मैनर्स में अनैतिक टोन थी, उसके खिलाफ थे। ये फोकस किस पे करते थे, सेंटिमेंटल कॉमेडी ये फोकस करते थे वर्च्यूज, सद्गुणों पे, गुडनेस। जो कैरेक्टर्स थे ना मेन, उनको बहुत अच्छा दिखाया हुआ गया था। जैसे आप पुरानी मूवीज देखो तो कुछ कैरेक्टर तो ऐसे लगे हैं जैसे पूरे देवता तुल्य हैं। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे, गुडनेस को दिखाया था, वर्च्यूज। बुरे कैरेक्टर्स भी थे इसमें, लेकिन बुरे कैरेक्टर्स कम थे, अच्छे कैरेक्टर्स ज्यादा थे, और बुरे कैरेक्टर्स जो थे वो भी लास्ट में बदल जाते हैं, या फिर उनको जो था लास्ट में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी कि जो ऑडियंस है जब देखे तो उनके अंदर एक अच्छी फीलिंग आए, मतलब उनके अंदर नैतिकता बढ़े, सेंटिमेंटल, उनके अंदर भावना जो है नैतिकता, जो
इमोरलिटी वो खत्म हो जाए, उनके अंदर मोरलिटी जो है वो आनी चाहिए। अगर हम बात करें सेंटिमेंटल कॉमेडी, तो इनमें ह्यूमर बहुत कम होता है, लिटिल ह्यूमर, बहुत ही कम इसमें आपको जो है ह्यूमर मिलेगा। नैतिकता की बात ज्यादा होती है, और ऑडियंस से भी उम्मीद करी जाती थी कि ऑडियंस भी जो है इन्हें देखकर नैतिक बनेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं हम सर रिचर्ड स्टील। जो रिचर्ड स्टील थे, जो उन्होंने जो था उस काफी सारे जो था पंफलेट और जो था मैगजीन भी लिखी थी, रिचर्ड स्टील एडिसन के दोस्त, उन्होंने लिखा था द कॉन्शियस लवर्स, 1722 में पब्लिश हुआ था। सर रिचर्ड स्टील का जो कॉन्शियस लवर्स है, इसको अगर हम पढ़ें तो इसमें कॉमेडी बहुत कम मिलेगी, और ज्यादातर जो है ज्यादातर नैतिकता की बात हुई है। काफी क्रिटिसाइज करा गया सर रिचर्ड स्टील को, क्योंकि सर रिचर्ड स्टील में बड़ी अच्छी अच्छी नैतिकता की बात करी। खुद सर रिचर्ड स्टील जो थे वो दारू पी के कईयों नालियों में पड़े आते थे, तो उनको कहा गया कि भाई ये खुद तो जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं दारू पीकर, और अपने प्लेस में जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बहरहाल सेंटिमेंटल कॉमेडी आपको समझ में आ गई होगी कि जो 1660 का दौर था, जिस समय चार्ल्स सेकंड राजा बने थे, तो उस समय के बाद में कॉमेडी और मैनर्स लिखे जा रहे थे, जिसमें वल्गैरिटी, इमोरलिटी, अनैतिकता थी। उसके खिलाफ में सेंटिमेंटल कॉमेडी लिखी गई जिसमें नैतिकता की बात थी। स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ में स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।